चलिए, हमारा आखिरी चैप्टर अब जो बचा है वो हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ हम ज्योग्राफी का भी यूज़ करेंगे, ज्योग्राफी जो होती है आपकी उसका यूज़ करेंगे। देखिए ये आपको एक फैक्ट पता होगा कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस से ऐसे है थोड़ा, यहाँ पे वर्टिकली कितना है 23/2 डिग्री है, वर्टिकली मतलब जो ऐसे है, और ये जो इक्वेटर जो आपका है उसमें है 63 1/80 डिग्री टिल्टेड। तो ऐसा कुछ इसमें टिल्टनेस हमें देखी गई। पर ज्योग्राफी में इस चीज़ को ना आइडल माना जाता है। आपकी ज्योग्राफी जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम टिल्टनेस नहीं लेंगे, इसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो इसमें टिल्टनेस नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें हम वोल्केनो के बारे में भी पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, टेरेन के बारे में पढ़ते हैं, मिडोस के बारे में पढ़ते हैं, पर उनकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने एक ये सिंपली आपके अर्थ बनाई, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब ध्यान से देखो, अर्थ जो है ना उसकी जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ मतलब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधे में जो आपका नॉर्थ पड़ेगा और बिल्कुल सीधे में जो आपका साउथ पड़ेगा, उन दोनों को जो जोड़ती है उसको बोलते हैं जोग्राफिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? जोग्राफिकल एक्सिस। व्हाट इज़ जोग्राफिकल एक्सिस? ये जो जोग्राफिकल एक्सिस है ये क्या है? जो जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ को आपके जोड़ती है। समझ में आया? ग्रीनलैंड हो गया और जो आपका एंटार्क्टिक है उनको जोड़ने वाली, ठीक है। जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ को जोड़ने वाली जो हमारी लाइन है, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ये सारी चीज़ें हैं ना, जोग्राफी से जो रिलेटेड है उसे हम जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं ना। अर्थ है, उसके जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ को जोड़ने वाली क्या चीज़ है? जोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। यह आप लोग बात याद रखना। और जोग्राफिकल एक्सिस वो एक्सिस भी है जहाँ से अर्थ रोटेट करती है, मतलब जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही आपकी जोग्राफिकल एक्सिस भी है। आपने ये देखा था कि अर्थ टिल्ट रहती है, तो मैग्नेट अगर आप रखोगे ऐसे ना अपने हिसाब से तो आपने अर्थ में ऐसे रखा मैग्नेट, पर रियलिटी में वो ऐसे रखा गया। अगर हम सीधा खड़े हैं तो ऐसे नहीं है, असली में हम ऐसे होंगे टेढ़े, असली में हम ऐसे टेढ़े होंगे, हमें लग सीधे रहे हैं क्योंकि अर्थ टिल्टेड है इसलिए। तो देखो अगर आपने मैग्नेट सीधा भी रखा पर अर्थ के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से वो टेढ़ा सा है ऐसा, ठीक है। और जो मैग्नेट के नॉर्थ और मैग्नेट के साउथ को जोड़े, मैग्नेट के नॉर्थ और मैग्नेट के साउथ के जोड़े, उस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये बात है, तो आपको समझ में आया। लेट अस से ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और इस अर्थ का जो साउथ पोल है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ। इनको जोड़ने वाली जो हमारी एक्सिस होगी वो होगी अर्थ की जोग्राफिकल एक्सिस। अगर आप कोई मैग्नेट को रखो भी, पर वो मैग्नेट टेढ़ा ही रखा होगा जोग्राफी के हिसाब से, चाहे आपने सीधा रखा हो, उस मैग्नेट के नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, और उस मैग्नेट के साउथ मतलब मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अभी हमने क्या करा? अभी हमने ये डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाया, इसलिए हमारा मैग्नेट टेढ़ा आया। अगर अब हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो मैग्नेट ऐसे रखा जाता है किसी थ्रेड से सस्पेंड करके, या आपके थ्रेड से हमने सस्पेंड करा, थ्रेड से हमने ऐसे रखा हुआ है। आप देखिए ये जो मैग्नेट है इससे जो एक्सिस जारी होगी ऐसे और ऐसे, उस एक्सिस का जो नॉर्थ होगा वो होगा मैग्नेट का नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, और उसी एक्सिस में जो साउथ पोल होगा वो मैग्नेट का साउथ होगा मतलब मैग्नेटिक साउथ होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है, दैट्स वाई ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अब मैग्नेटिक एक्सिस सीधी है भाई, जबकि यहाँ उल्टी थी, और यहाँ क्या सीधी थी? जोग्राफिकल एक्सिस। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस सीधी है, यहाँ पे टेढ़ी थी। जब मैग्नेटिक एक्सिस टेढ़ी थी तो जोग्राफिकल एक्सिस सीधी बनी। अब मैग्नेटिक एक्सिस सीधी है तो जोग्राफिकल एक्सिस आपकी टेढ़ी बनेगी, मतलब अर्थ आपकी ऐसी होगी, अर्थ आपकी ऐसे होगी। तो ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होगी, इसका जोग्राफिकल नॉर्थ ये रहा, जोग्राफिकल साउथ ये रहा। बच्चों जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ के बीच में एक छोटा सा एंगल होता है जिसे हम डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन एंगल या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तीन नाम है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसी को हम डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये है क्या होता है वो? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल बिटवीन जोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस के बीच का छोटा सा एंगल क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। यहाँ पे भी हम ये बना सकते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारी जोग्राफिकल एक्सिस है, तो ये एंगल थीटा हुआ,
डिक्लिनेशन, और वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा हुआ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक एक्सिस ये रही, जोग्राफिकल एक्सिस ये रही, तो ये एंगल थीटा हुआ और ये एंगल भी आपका थीटा हुआ। बच्चों आपने बहुत तरह के मेरिडियन या प्लेन सुने होंगे, प्राइम मेरिडियन, एनी मेरिडियन, AM PM, ये चीज़। तो हम प्लेन के टर्म्स में भी एंगल बोल सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको एक मैंने छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखा रखा है। अभी आप ये कुछ ना देखें, अभी आप ये रेक्टेंगल देखिए ABCD, ABCD, ABCD। ये ABCD क्या है, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होगा, अर्थ के नहीं। तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मैग्नेट का फ्रेम, अर्थ का फ्रेम नहीं, जोग्राफिकल नहीं, मैग्नेटिक। तो ये हमारा एक तरह का प्लेन है। ABCD हमारा मैग्नेटिक मरीडियन या मैग्नेटिक प्लेन है, ये याद रखना हमारे हिसाब से, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो या तो इसे मैग्नेटिक प्लेन बोलो या मैग्नेटिक मरीडियन बोलो। सर ऐसा कुछ नहीं सुना, आज सुन लो, मैग्नेटिक मरीडियन है वो। तो डेली लाइफ में AM PM बोलते हैं, वैसा होता है यही है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मरीडियन है, ठीक है। अब थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ये थोड़ा सा टिल्ट किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ये अर्थ के टिल्टेनेस की वजह से, अर्थ के टिल्टनेस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी वजह से है ये। तो जब भी टिल्ट होता है किसी भी चीज़ से तो हम डिक्लिनेशन यूज़ करते हैं। तो मान लो ये जो प्लेन है ये थोड़ा सा ऐसे उठा, मतलब C चले गया C' पे, D तो अपनी जगह है, पर C कहाँ चले गया, C चले गया C' पे, C कहाँ चले गया C' पे। तो भाई देखो D अपनी जगह है, ऐसी सेम A के साथ होगा, A अपनी जगह होगा पर B चले जाएगा कहाँ, B' पे। जैसे C गया C' पे, ऐसे B गया B' पे। आप C को C' पे ले जाओगे, आप C को C' पे ले जा रहे हो तो B कहाँ जाएगा, B' पे। C को कहाँ ले जा रहे C' पे, B कहाँ जाएगा B' पे। C कहाँ है, C' पे गया तो B कहाँ गया, B' पे। D ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, A ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये जो नया वाला है ये अर्थ की ज्योग्राफी के हिसाब से, तो ये जो प्लेन बनेगा AB'C'D, 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 ये अर्थ के हिसाब से है, तो ये होगा जोग्राफिकल मरीडियन। क्या होगा, जोग्राफिकल मरीडियन। क्लियर है इतनी बातें, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ CD क्या है, तो CD कुछ और नहीं है, CD हमारी प्लेन के अंदर आनी ना। कौन से प्लेन के अंदर, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, मतलब मैग्नेटिक मरीडियन के अंदर आ रही है, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हुई, ठीक है। तो CD क्या है हमारी, मेरिडियन तो नहीं है पर मेरिडियन प्लेन के अंदर आ रही है, तो CD हमारी क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। और C' क्या है, हमारी जोग्राफिकल एक्सिस है। C' हमारी जोग्राफिकल एक्सिस है और CD हमारी क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। फिर जो सीधा प्लेन है ABCD, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है, तो ये मैग्नेटिक मरीडियन हुआ। और अगर ये टिल्ट हुआ, C कहाँ गया C' पे, तो B कहाँ गया B' पे, A और D अपनी जगह रहे, तो जो नया बना AB'C'D, ये हमारा जोग्राफिकल मेरिडियन होगा। और जोग्राफिकल मेरिडियन के अंदर अगर C' या B' आ रहा है, C' या B' तो ये हमारा जोग्राफिकल एक्सिस हुआ। और ये जो CD और AB है ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस हुआ, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम आप लोग देख लेना। इसमें एक और चीज़ है बच्चों, ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं है बच्चों, नेट है। ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और कुछ कंपोनेंट वर्टिकली है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ लो, ये रिजल्टेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और कुछ कंपोनेंट वर्टिकल है, हमने इसे रिजॉल्व करा है। ये डेल क्या है, डिपेंगल है, आगे जाके पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनरल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा जा रहा है, तो इसमें अब हम आगे देखेंगे। देखो क्या, होप दिख जाए तुम्हें। तो सबसे पहले देखिए हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या भला है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। थीटा है भाई, ये क्या है, थीटा। आपने देखा अभी जो प्लेन देखा था उसमें CD और DC और C' के बीच में एक एंगल था थीटा, वही है ये, ठीक है। तो आपको पता चला CD क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, और C' क्या थी, जोग्राफिकल एक्सिस, पहले भी बनाई थी, 3 डायग्राम से हमने देखा। तो थीटा एंगल हमें पता चला, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल, है ना। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है और अर्थ के जो जोग्राफिकल एक्सिस है उनके बीच का। तो मैग्नेटिक एक्सिस एंड जोग्राफिकल एक्सिस उसके बीच का है। पर हम इसे प्लेन के टर्म्स में भी कह सकते हैं। किसके टर्म में, प्लेन के टर्म में।
तो प्लेन जो था उसके टर्म में और अपने टर्म में, सॉरी, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ द एंगल बिटवीन किस किस बीच में, मैग्नेटिक मरीडियन, मैग्नेटिक मरीडियन क्या था जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से था, ए बी सी डी, देखा था ना आपने, वो एक प्लेन ऐसा था दूसरा प्लेन ऐसा था, इनके बीच का एंगल थीटा था, ऐसे वही चीज़ है ना। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मरीडियन ए बी सी डी एंड जोग्राफिकल मरीडियन, जोग्राफिकल मरीडियन क्या है आपका, है ए बी डैश सी डैश डी, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो मैग्नेटिक आपका डिक्लिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यार आपको डिप एंगल के बारे में पढ़ना है। तो डिप एंगल काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग समझो डिप एंगल क्या है। डिप एंगल को देखो हमने ऐसे डिफाइन करा, वहीं से हमारी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगी। तब हम बात करेंगे डिप एंगल की, या एंगल ऑफ डिप। डिप एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो थीटा था, डिप एंगल आपका डेल है, क्या है, डेल है। ठीक है, तो डिप एंगल होता क्या है, सिंपल सी बात देखो। डिप एंगल क्या है, मान लो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल है, ये मेरे पास एक वर्टिकल है, और ये मेरे पास एक रिजल्टेंट है। मान लो रिजल्टेंट जो है वो बी ई है, मान लो हॉरिजॉन्टल है एच, मान लो वर्टिकल है वी। अब मैं आपको बताता हूँ बी ई क्या है। बी ई है अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या, बी ई जो है अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो कोई कोई चीज़ें फेवरेबल होती है, कभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेरेन ज़्यादा होता है, कभी वर्टिकल टेरेन ज़्यादा होता है, या कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डोमिनेंट होता है, कहीं वर्टिकल कंपोनेंट डोमिनेंट होता है, उसी के हिसाब पे है। तो एच के यहाँ पे एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा डिप एंगल में चलेगा, समझो ज़रा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। और वी क्या है, वी आपको पता ही है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये सारा ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, क्या करें यार, आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है। तो देखो डिप एंगल क्या है, सिंपल सी बात ये रही, ये है डिप एंगल। अब आप इसके डेफिनेशन क्या बोलोगे, देखो डिप एंगल क्या है, डिप एंगल वो एंगल है जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बना रही है, बस इतनी सी डेफिनेशन है। व्हाट इज डिप एंगल, डिप एंगल इज द एंगल मेड बाय द नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाएगी वो हमारा डिप एंगल हो जाएगा, बस यहीं से डेफिनेशन है डिप एंगल की। डेल जो डिप एंगल है इज द एंगल मेड बाय अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी ई विद इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितना बनाएगी, कौन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितना बनाएगी एंगल, उसे हम डिप एंगल बोलेंगे। जबकि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या था, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में था, या ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का था। और डिप एंगल कुछ अलग चीज़ है। डिप एंगल क्या है, जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाएगी। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया बच्चों। अब जब डिप एंगल की बात हो गई है तो अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करना चाहेंगे। तो ध्यान से देखो, ये बी ई है। अब इस बी ई को मैं हॉरिजॉन्टली ले जाऊँ, इस बी ई को मैं हॉरिजॉन्टली ले जाऊँ, हॉरिजॉन्टली, तो आपको पता है क्या आएगा, बी ई का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल। बच्चों वो कुछ और नहीं है, वो एच है। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। ठीक है, और बी ई को अगर मैं एंगल से दूर ले जाऊँ, एंगल की तरफ ले जाऊँगे तो कॉस आएगा, एंगल से दूर ले जाओगे तो साइन आएगा। मतलब बी ई साइन डेल इधर आया, वो कुछ और नहीं है, वो वर्टिकल कंपोनेंट है। या आप ऐसे समझो, कॉस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो साइन वाली होगी। तो आपको ये पता चला एच कुछ और नहीं है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल लगता है कॉस डेल से। और वी कुछ और नहीं है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब बी ई साइन डेल, ई फॉर अर्थ,
ई किसके लिए लग रहा है, अर्थ के लिए। और कुछ मत समझना, पागल हो गया, एंजाइम क्यों समझ रहे हो, ये हो गया, ठीक है। तो तुम्हें कुल मिला के ये बातें पता चली। अब चलो इसे सम करते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो तुम्हें ये पता चला कि जो हमारा एच है, एच है अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब बी ई कॉस डेल, ये हमने फर्स्ट मान लिया। और जो हमारा वी है वो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड का कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो साइन आ जाएगा। बच्चों इसमें दो काम कर सकते हैं, एक तो इसे डिवाइड कर सकते हैं और एक इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करा जा सकता है। दोनों से देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिला, सेकंड को जब मैं फर्स्ट से करूँगा तो v ऊपर आएगा बच्चे, h नीचे आएगा, v ऊपर आएगा, h नीचे आएगा। v कितना है, बी ई साइन डेल, और h कितना है, बी ई कॉस डेल, है ना, ये चीज़ें हैं बेटा। बी ई से बी ई कैंसिल हुआ, साइन अपन कॉस बन गया टेन डेल, टेन डेल। तो डेल कितना आया, टेन इनवर्स ऑफ v बाई एच आया। बच्चे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, तो ये वही चीज़ है कि डिप एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो डेल क्या है, डेल इज़ द आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, जो भी बोलना है, आर्ग्यूमेंट कि टेन इनवर्स ऑफ, आर्ग्यूमेंट टेन इनवर्स ही होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। आपको ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ लगाना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। अभी करेंगे जब ये चैप्टर निपट जाएगा, एक साथ ही करेंगे अच्छे से, आप लोग याद भी कर सकते हो। तो ये हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को। पहले और दूसरे को हम स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एच का स्क्वायर होगा और प्लस के साथ उधर से क्या आएगा बच्चे, वी का स्क्वायर आएगा। फिर बेटा इधर क्या होगा, बी ई का स्क्वायर और आएगा कॉस स्क्वायर डेल। फिर आएगा बेटा बी ई का स्क्वायर और उधर से आएगा साइन स्क्वायर डेल, साइन स्क्वायर डेल। बेटा बी ई स्क्वायर कॉमन ले लो, आपका आया कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, ये आप पे आ गया। और यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर एनी एंगल प्लस साइन स्क्वायर एनी एंगल क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितने के बराबर आ गया, बी ई के स्क्वायर के। चलो बहुत बढ़िया, बी ई के स्क्वायर के आ गया, ठीक है। इसे हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते थे वेक्टर से, या आपकी बी ई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, तो आपकी बी ई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपके अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बेटा हम इसे वैसे भी निकाल सकते थे, आप खुद देखो कि हम पे ये h है, ये v है और ये हम पे बी ई है। आप ये देखो h और v के बीच में कितना एंगल है, 90 है। तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होता, आपको पता है बीच वाले रिजल्टेंट होता है, तो बी ई कैसे निकलता, तो बी ई आपका निकलता अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2 एच वी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90। बच्चे कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो कि ऊपर है, ठीक है। ये बातें हैं, वेरी गुड। चलिए अब इसमें एक और चीज़ देखिए बच्चे, इसमें एक और चीज़ क्या है, इसमें एक और चीज़ ये है कि डिप एंगल की वैल्यू क्या होती है ना, डिप एंगल, डिप एंगल जो कि हमारा है डेल। डिप एंगल की वैल्यू बच्चे पोल में कितनी होती है, पोल में डिप एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। और बेटा पोल के बाद इक्वेटर में, एक्सट्रीम केस देख रहे हैं ना, इक्वेटर में डिप एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ये है। और बच्चे भूलना नहीं कि ये प्लीज़ मत भूलना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, बी ई कॉस डेल है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, बी ई साइन डेल है, ये दोनों है, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता हम कुछ बनाते हैं ना। अब ये किसी काम का नहीं हुआ, फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, फिर आप पे मैग्नेटिक मटेरियल है, एक दिन का चैप्टर है वो छोटा सा ना, ख़त्म करेंगे इसे।
इसलिए आजकल कम वीडियोस बन रही है, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने पे आ रहे हैं। यह है, हालांकि मेरा इसमें कोई गेन नहीं है, 4 बना दूँ कोई बात नहीं, कवर कर लो मुझे। तुम सब पीछे रहते हो, बिहाइंड रहते हो, इसलिए मुझे घबराहट होती है, क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो। तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं होगा, वीडियो कवर नहीं कर पाओगे, तो तुम बोलोगे हमने से नहीं पढ़ा जा रहा, घर वालों को भी टेंशन दोगे, मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, तो डेल 90 हो गया बच्चे। 90 से देखो किस में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप बताओ। एच कितना बनेगा और वी कितना बनेगा, ये बताओ। देखो डेल 90 कॉस 90 होगा 0, कॉस 90 0 होगा तो एच भी कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब पोल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। अरे यहाँ डालो ना बेटा, डेल की जगह कॉस 90 डालो, कॉस 90 होता है 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी ई इंटू 0 आया, मतलब 0 आ गया। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, बी ई इंटू साइन 90। बेटा डेल की जगह 90 डालो, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, बी ई आ गया। तो आपको पता चला यहाँ पे नेट बी कितना होगा, वी ही होगा। ठीक है, तो तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वी होगी। ये आपको पता चल गया। सर ये क्यों बार बार लिख रहे हो, बेटा मैं ये लिखना चाह रहा था कि बी ई जो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। अब क्या है, सिंपल सी बात, एच तो 0 है और वी स्क्वायर ही बचेगा, तो वी स्क्वायर का रूट वी आ जाएगा, तो नेट भी आपकी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो पोल में याद रखना, पोल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं। पोल है ना, पोल मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल 0 होगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो नेट सीधा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब डेल इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, फिर देखो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, फिर निकाल लेते हैं बी ई जो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सर ऐसा नहीं कि वहाँ 0 है तो यहाँ पे, वहाँ एच 0 है तो यहाँ वी 0 हो जाएगा, देखते हैं चलो। देखो साइन 0 0 होता है ना, और कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल की जगह 0 डालोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो साइन 0 0 हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, कॉस 0 1 होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी ई आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी ई, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना है, बी ई है। तो मैं एक काम करता हूँ, बी ई क्या लिखना फिर, है ना, वी को वी रहने दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस जो 0 है वो डाल दो, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0 है, तो एच स्क्वायर ऐसे रहने दिया, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0 है, तो एच स्क्वायर का रूट एच ही आएगा, तो बी ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एच आ गई। तो आपको याद रखना है, फिंगर टिप्स में निपुण हो जाओ इसमें, है ना, कुशल हो जाओ, कि इक्वेटर में डिप एंगल 0 होगा और पोल में डिप एंगल 90 होगा। पोल में क्या 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा, जबकि इक्वेटर में वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, इक्वेटर हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा और अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। डिप एंगल क्या है, डिप एंगल वो है जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाएगी। ठीक है, अगर हम दोनों को डिवाइड करें, आपको पता है एच की वैल्यू आई थी बी ई कॉस डेल और वी की वैल्यू आई थी बी ई साइन डेल, तो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, टेन आएगा और उधर आएगा वी बाई एच। इससे आपका फाई की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ वी बाई एच भी आएगी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या था, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जोग्राफिक एक्सिस, या मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था, ए बी सी डी, जोग्राफिकल मेरिडियन क्या था, ए बी डैश सी डैश डी। क्लियर, इतनी बात है, बहुत बढ़िया। जो हमारा परसेप्शन है वो मैग्नेटिक है, जो अर्थ का आइडल केस है वो क्या है, जोग्राफिकल है, इतना याद रखना। ठीक है, थैंक यू। मॉर्निंग। आज हम लोग जो पिछली बार छोड़ा था डिप एंगल, तो उसके बारे में कुछ स्पेशल केसेस समझेंगे। पिछली बार हमने डिप एंगल में क्या देखा था, पिछली बार हमने डिप एंगल में ये देखा था कि डिप एंगल क्या चीज़ होती है, कि मान लो जैसे अर्थ के कोई नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी ई, तो यहाँ पे एक एंगल होता था डेल, जिसे हमने डिप बोलना है, और बी ई जब नीचे गिरता था तो यहाँ पे आ जाता था बी ई कॉस डेल, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। और इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर जो होगी वो हो जाएगी बी ई साइन डेल, जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते थे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। तो डिप एंगल क्या होता था, डिप एंगल वो एंगल है जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाएगी। देखो यहाँ पे, डिप एंगल इज़ द एंगल विच दी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेड विद इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने इसके 2-3 केस देखे थे कि अगर हम इसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपका आ गया था बी ई का स्क्वायर, और फिर इसके बाद अगर हम इन्हें डिवाइड करें, साइन अपन कॉस करें, तो टेन डेल आपका आ गया था कितना, वी बाई
एच। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इसमें हमें तो कुछ स्पेशल केसेस देखने क्या हो, जैसे ये सारी बातें हमने मैग्नेटिक मरीडियन के टर्म्स में बोली थी। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जो हमारा प्लेन था वह मैग्नेटिक मरीडियन था, जो आप लेते थे ABCD। अब हम उसे ही चेंज कर लेंगे। अब हम एक, जैसे मैग्नेटिक मरीडियन ये है तो इसके भी हम कुछ एंगल में अपना प्लेन मानेंगे, एक नया प्लेन अपने मन से, वर्टिकल प्लेन। तो देखते हैं क्या क्या केसेस होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका पहला केसेस है कि केस नंबर 1, ये सारे स्पेशल केस हैं, आपको एज देंगे। कंसिडर एनी वर्टिकल प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन। हमने क्या करा, एक वर्टिकल प्लेन मान लिया जो अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये इसका मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। दिस इज़ योर मैग्नेटिक मेरिडियन। और हमने एक प्लेन यहीं पे बना दिया, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। और ये अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये 90 लगेगा आपको, पर ये थीटा है। तो क्या होगा, डिप एंगल में फ़र्क आएगा यार। जैसे होता था ना रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रियल एंगल, एपरेंट एंगल, है ना, रियल वेलोसिटी, वर्चुअल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी। तो वैसे यहाँ पे भी डेप्थ में और डिप एंगल में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा मानेंगे कि यार नाउ एट दिस वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन में ऑल मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जितने भी मैग्नेटिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, वो सारे जितने भी मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो चेंज होंगे या अपीयर टू चेंज, ऐसे मान सकते हैं। एट दिस वर्टिकल प्लेन ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट्स अपीयर टू चेंज। तो चेंज की शुरुआत करते हैं, यही एंगल मानेंगे। जैसे हमारा नया वाला है एच डैश, पुराना वाला एच है, तो यहाँ पे कॉस ही लगेगा, हॉरिजॉन्टल है, तो एच डैश इज इक्वल टू एच कॉस थीटा, ये मान लेंगे, ठीक है। तो एच डैश में तो चेंज आ गया, एच कॉस थीटा हो गया। पर देखो ये खुद ही वर्टिकल है, तो वर्टिकल में तो चेंज नहीं आएगा। पहला वाला वर्टिकल भी वी ही है और दूसरा वाला भी वी ही है, जबकि हॉरिजॉन्टल में चेंज आएगा। मान लो पहला हॉरिजॉन्टल ये था एच, पर अब हॉरिजॉन्टल ये बनेगा एच डैश, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्टिकल प्लेन है। कैसा प्लेन है, वर्टिकल। तो वर्टिकल तो ठीक ही है, वर्टिकल तो एडजस्ट नहीं हुआ, वर्टिकल दोनों का सेम है। ये रहा, इसका भी सेम है वर्टिकल, पर ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो थीटा एंगल बना रहे हो हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली दोनों का सेम है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम होगा। वर्टिकल अपीयर भी वही है और रियल भी वही है। हॉरिजॉन्टल रियल अलग है, अपीयर अलग होगा ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन थीटा। वर्टिकल प्लेन है ना बच्चों, तो वर्टिकल में फ़र्क नहीं आएगा, आएगा फ़र्क हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। दोनों वर्टिकल रखें तो वी डैश जो है आपका वी ही होगा, मतलब वी डैश और वी सेम होंगे, हॉरिजॉन्टल में फ़र्क आएगा। अच्छा, अगर ऐसी चीज़ है, हमें ऐसी चीज़ पता चल गई, तो आपको पता है कहीं भी अगर हमें डिप एंगल निकालने हैं तो टेन डेल करते हैं, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो आज हमारा नया डिप एंगल हो गया डेल डैश, ठीक है। नया वाला डिप एंगल हो गया डेल डैश, रियल वाला आपको पता है डेल ही होता है, नया वाला डेल डैश है, कहाँ, वर्टिकल प्लेन में। तो टेन डेल डैश होगा भाई क्या, वी डैश बाई एच डैश। वी डैश तो आपका वी है, एच डैश है आपका एच कॉस थीटा। पर कहीं भूले तो नहीं कि वी बाई एच, पुराना वाला टेन डेल होता था, यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो गया, और वी बाई एच पुराने वाला टेन डेल होता था, तो यहाँ हम टेन डेल लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा नीचे आएगा, है ऐसे 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ से दिखता नहीं है ऐसे, और 1 बाई कॉस थीटा। तो ऐसा आपको समझ में आया कि नई चीज़ आपकी ये बनी, ये मिटा देता हूँ कि 10 डेल डैश इज इक्वल टू 10 डेल बाई कॉस थीटा। अच्छा, डेल डैश क्या है, एपरेंट डिप एंगल है, जो अब अपीयर होगा, असली का नहीं है, अपीयर होगा प्लेस में ना, एपरेंट डिप एंगल। जबकि डेल क्या है, रियल डिप एंगल, रियल डिप
एंगल, ठीक है। और व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन एंड मैग्नेटिक मरीडियन और वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोल रहे हैं? थीटा बोल रहे हैं। तो ये आपका केस फर्स्ट है भाई, ठीक है। ये चीज़ है कि अगर कोई वर्टिकल प्लेन हो मैग्नेटिक मरीडियन के साथ वो थीटा एंगल बनाए तो कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स चेंज होंगे। जैसे वर्टिकल तो वही रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन ही है। हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा कितने एंगल से? एच डैश इज इक्वल टू एच कॉस थीटा। तो अगर एक भी कंपोनेंट चेंज हुआ ना, दोनों हुए तो बहुत बढ़िया है, एक भी चेंज हुआ तब भी हमारा डिप एंगल चेंज होगा। तो नया वाला डिप एंगल है tan डेल डैश वी डैश बाई एच डैश। वी डैश तो वी ही है, एच डैश आपका एच कॉस थीटा है, वी बाई एच आपका पुराना वाला tan डेल बना और अपन में कॉस थीटा चल रहा है। तो डेल डैश क्या है? आपकी एपरेंट डिप एंगल है, डेल क्या है? रियल डिप एंगल, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन एंड मैग्नेटिक मरीडियन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है केस 2 कि अगर कोई प्लेन अदर देन वर्टिकल हो तो क्या होगा? तो वहाँ क्या बड़ा होगा? एपरेंट डिप एंगल या रियल डिप एंगल, क्योंकि यहाँ कॉस आ रहा है और कॉस की वैल्यू एंगल के बढ़ने के साथ कम होगी। आप खुद देखो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो 1 से 0 जा रहे हैं मतलब वैल्यू कम हो रही है जब हम एंगल बढ़ा रहे हैं। 0 पे तो देखो सबसे मिनिमम एंगल पे 1 वैल्यू है, कॉस 0 1 होता है सबसे बड़ी वैल्यू, और 90 पे कितनी है? 0 है। तो एंगल बढ़ाने के साथ ये घट रही है, ठीक है। तो केस 2 केस सेकंड मान लेते हैं। केस सेकंड होगा फॉर एनी वर्टिकल प्लेन। अब जनरलाइज कर रहे हैं, अदर देन मैग्नेटिक मरीडियन। सर आप मैग्नेटिक मरीडियन को वर्टिकल प्लेन क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा हमारे इंट्यूशंस ऐसे हैं कि नॉर्थ साउथ ये होता है, ईस्ट वेस्ट ये होता है, इसे हम वर्टिकल मानेंगे और इसे हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे। और मैग्नेटिक मरीडियन नॉर्थ साउथ को ही इंक्लाइन होता है तो हम इसे वर्टिकल प्लेन मानते हैं, ठीक है। तो फॉर एनी वर्टिकल प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मरीडियन, कोई भी वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक मरीडियन से अलग हो तो उसके लिए थीटा एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। और आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है और कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे एंगल क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, और जो वैल्यू है वो क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। ये आपको पता ही है ना, इतना आपको पता है ना। थीटा एंगल ग्रेटर देन 0 हो गया, ये हो गया। तो अगर हम देखें तो थीटा अगर 0 से ज़्यादा होगा तो कॉस जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, है ना। पर अगर ग्रेटर है तो लेस ही आएगी, कॉस की वैल्यू एंगल के साथ घट जाती है। नाउ हमें पता है कि tan डेल डैश कितना आया था? tan डेल बाई कॉस थीटा। अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ से tan डेल की वैल्यू कितनी आई? कॉस थीटा इंटू tan डेल डैश। अब ये कॉस थीटा क्या करेगा? विद इंक्रीज इन एंगल, एंगल थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज़ होगी, कम हो जाएगी। तो अब बताइए बड़ा फिर कौन है? अगर आप खुद यहाँ से भी देखें तो tan डेल अपॉन tan डेल डैश आपका आया कॉस थीटा, और अब एंगल के बढ़ने से ये जो कॉस थीटा है ये 1 से कम आएगा, ठीक है। या तो ये देख लो या ऐसे देख लो, tan डेल डैश बाई tan डेल जो है वो कितना आएगा? 1 बाई कॉस थीटा आएगा। अब आप खुद देखो, कॉस थीटा अगर 1 से कम है ना तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपन कॉस थीटा 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। अगर कॉस थीटा 1 से कम है तो 1 बाई कॉस थीटा 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये 1 बाई कॉस थीटा क्या 1 से ज़्यादा आएगा, और अगर ये 1 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब ये जो tan डेल डैश बाई tan डेल है इसका रेशियो जो है, इसका रेशियो क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना भाई, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा 1 से ज़्यादा है तो रेशियो जो है 1 से ज़्यादा है। अब अगर रेशियो 1 से ज़्यादा है मतलब ऊपर वाली चीज़ बड़ी है। रेशियो 1 से ज़्यादा कब आता है? जब ऊपर बड़ा हो और नीचे क्या हो? छोटा हो। इसका मतलब न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब tan डेल डैश इज़ ग्रेटर देन tan डेल। ये आपको समझ में आया ना? क्या बोला मैंने कि tan डेल डैश है tan डेल बाई कॉस थीटा। अब आपको पता है एंगल के इंक्रीज़ होने से थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा।
कॉस थीटा डिक्रीज़ हुआ तो या तो इसे ऐसी फॉर्म में लिखो 10 डेल बाई 10 डेल डैश लेस देन 1 है, 1 से कम है ये रेशियो जो है 1 से कम है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। अगर इसमें आप सहज या कंफर्टेबल ना हो तो इसको उल्टा कर दो, तो 10 डेल डैश बाई 10 डेल हो गया 1 बाई कॉस थीटा, और ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर 1 से कम है तो 1 बाई कॉस थीटा 1 से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मैंने वही लिखा, न्यूमरेटर है 10 डेल डैश, ग्रेटर देन है 10 डेल से। और आपको पता है 10 की वैल्यू बढ़ती है, ये तो पता है ना आपको, 10 की वैल्यू एंगल के बढ़ने से बढ़ती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ डेल डैश इज़ ग्रेटर देन डेल। तो कोई भी अगर हम वर्टिकल प्लेन ले अदर देन मैग्नेटिक मरीडियन को छोड़ के कोई भी वर्टिकल प्लेन ले, देन डिप एंगल विल इंक्रीज, डिप एंगल विल अपीयर टू इंक्रीज। ये सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खेल है यार, और कभी कभार हमारे फिजिकल लॉ हमें धोखा दे देते हैं। इसलिए व्हाट इज़ दिस रियलिटी विच वी कैन परसीव, जो हम देख पाते हैं। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं तो हम ये पूरा जहां बना पाते हैं, ये रियल में नहीं है, ये हमने बनाया है अपनी आँखों से। तो वैसे ही वो आँखों का जो मैकेनिज़्म है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका एक पैमाना ये भी है, डिप एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ देखिए, केस थर्ड। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड। तीसरे केस में हम क्या एक्सट्रीम केस कर सकते हैं, क्या एक्सट्रीम कर सकते हैं, किसी चीज़ को 90 ले लें, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है यार, है ना। मान लो थीटा 90 है, जब थीटा एंगल 90 है, मतलब हमारा वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के भी 90 है। जो हमारा वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक मेरिडियन के। अब क्या होगा भाई, हमें तो एक ही चीज़ पता है कि 10 डेल डैश इज इक्वल टू 10 डेल बाय कॉस थीटा। 10 डेल लिखा, कॉस थीटा की जगह 90, कॉस 90 बच्चे जीरो होता है, तो 10 डेल बाई जीरो अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पे हम थोड़ी लिबर्टी लेके इसे इन्फिनिटी बोल देते हैं। कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। एंगल इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, बस एक आप लोगों की समझ के लिए। तो 10 डेल डैश आपका कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब कोई चीज़ इन्फिनिटी 10 में कब होगी, जब वो कितनी होगी, खुद बताओ, 90 होगी, है ना। 10 90 इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब 10 जो आपका डेल डैश है वो इन्फिनिटी आया, पर जनरली इन्फिनिटी 10 पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब डेल डैश की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। डेल डैश आपका है पाई बाई 2, तो अपेरेंटली आपको पाई बाई 2 लगेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब डेल डैश पाई बाई 2 मतलब क्या है, देखो इससे एक सबसे ख़तरनाक बात क्या हुई कि अगर आप इफ़ यू हैपन टू बी एट दिस पोजीशन या प्लेस, अगर आप इस प्लेस या पोजीशन में हुए, अर्थ के किसी कोने में होगी ना ये, तो अगर आप इस POSN पोजीशन या प्लेस में हुए, और अगर आपके हाथ में कोई कंपास हुआ, ये आपका कंपास है, आपके हाथ में कंपास हुआ, तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो जस्ट परपेंडिकुलर होगी, वो लाई करेगी परपेंडिकुलर डिप एंगल की वजह से। तो सिंस डिप एंगल अपरेंट वाला 90 है, तो द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास, जबकि ये घूमता है ऐसे, ये इधर, तो मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास विल स्टैंड स्टिल, ऐसी रहेगी स्टैंड स्टिल, और इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल लो या स्टैंड वर्टिकल, स्टैंड वर्टिकल, वर्टिकल खड़ी होगी। ये आप लोगों के लिए एक समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ देखते हैं, कोई नया केस मिल जाए तो आगे बढ़ते हैं। मान लो हम पे दो वर्टिकल प्लेन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हम पे दो
वर्टिकल प्लेन है, मेरे हिसाब से केस 4th या 5th होगा, तो केस 4th ले लेते हैं। ठीक है, देखो डिप एंगल कितना इंपॉर्टेंट है अर्थ की ज्योग्राफी के लिए, आप लोग समझ ही पा रहे हो, इतने केस निकल रहे हैं इसमें। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कितना कम कराया जा रहा है, ज़्यादा कराया जा रहा है, मैं तो पूरी अपनी कोशिश करूँगा अच्छा कराने की, है ना। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि इफ़ del 1 एंड del 2 आर टू डिप एंगल्स, डिप एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। तो इफ़ del 1 एंड del 2 आर टू डिप एंगल्स इन टू आर्बिट्री, मतलब सोचने वाले, जो एक्सियोमेटिक होते हैं, एक्सियोम होते हैं, ठीक है, मैथ में होते हैं ना जैसे एक्सियोम, वैसे जिसका यूनिवर्सल ट्रूथ हम देख नहीं पाएंगे या हम उसमें क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू से परे है। तो इफ़ del 1 एंड del 2 आर टू डिप एंगल इन टू आर्बिट्री वर्टिकल प्लेन्स, दो आर्बिट्री हम वर्टिकल प्लेन्स ले लें, उनमें जो डिप एंगल हैं वो del 1 एंड del 2 हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये कुछ ऐसे होंगे, मैं आपको सही बताऊं कि दो प्लेन होंगे जैसे ऐसे, ये दोनों एक दूसरे पे 90 होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो डिप एंगल आपका del 1 है, बना तो नहीं पा रहा पर ऐसे ही समझ लो, यहाँ डिप एंगल आपका del 2 है, तो बीच वाला नेट जो है रियल, वो del रियल यहाँ पे होगा बीच में, ठीक है। ये है, ऐसा कुछ होगा, ये आपका पहला वर्टिकल प्लेन है, दूसरा है ये पहला है, ये दूसरा है, del 1 del 2 नेट रियल, इनके बीच में 90 डिग्री है। तो इसके लिए ना एक चीज़ आती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं आपको लिखा देता हूँ, डेरिवेशन इज़ नॉट नेसेसरी, cot स्क्वायर del इज इक्वल टू cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2, ये आप लोगों पे होता है, ये चीज़ होती है आपके, ठीक है। सर ये क्या बता रहे हो, हमें तो ऐसा समझ में नहीं आया, आप तो हमें प्रूफ करके बता दो, तब हम खुश हो जाएंगे। यार प्रूफ इसका है नहीं कोर्स में, अगर तुम्हें लोगों को करना है तो कोशिश करेंगे कराने की, वैसे तो ये चीज़ है। तो हम एक काम करते हैं कि हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट तो सबके सेम ही होंगे क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन्स है, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट वी होगा, ये तो हमारा अर्थ वाला है, इसका भी वी होगा, इसका भी वी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग होंगे, तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1 मान लो, यहाँ का H2 मान लो, नेट आप H मान लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अलग होंगे। तो अगर हम इसको डिराइव करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सिंस वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से वर्टिकल कंपोनेंट्स तो सेम होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर सेम एंड हॉरिजॉन्टल आर डिफरेंट। तो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन के आप H1 H2 मान लो, और जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप H मान लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो बनाने की कोशिश करते हैं, देखो बन गया तो उससे बढ़िया बात क्या होगी, है ना। तो जैसे आप 10 del लिखोगे, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए है, तो 10 del वर्टिकल कंपोनेंट तो v होगा, हॉरिजॉन्टल इसका h मान लो, तो 10 del v/h हो गया। ये आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए, जो अर्थ का होता है, नेट है ये दोनों का, है ना। जो कंपास मीज़र करता है वो एक तो उसका खुद मैग्नेटाइजेशन होता है जो उसके अंदर मैग्नेट है, और दूसरा अर्थ का जो है, अर्थ का फिक्स होता है, और कंपास का जो मैग्नेट है उसके पोजीशन चेंज करते रहो तो उसका चेंज होता रहता है। सर यहाँ क्यों बताया, ऐसे ही मन कर रहा था। तो 10 del डैश का del 1 मान लो, वर्टिकल कंपोनेंट v होगा, हॉरिजॉन्टल H1 होगा, ठीक है। ये पहले प्लेन का है, ऐसे 10 del 2 मान लो, वर्टिकल कंपोनेंट v, हॉरिजॉन्टल H2। यार देखो इनके हॉरिजॉन्टल चेंज होंगे। अब एक काम करते हैं, इन सबको h के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ से h कितना आया, यहाँ से h आया, h ऊपर गया, del नीचे आएगा, तो v/10 del होगा, ठीक है। h होगा v/10 del, 10 ऊपर जाके cot बनेगा तो ये बनेगा v cot del, ठीक है। h आ गया v cot del। ऐसी h1 क्या आया, h1 आया v/10 del 1, तो ये बनेगा v cot del 1, जहाँ तक है मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद तीसरा वाला बचा H2 होगा v/10 del 2,
टेन ऊपर जाएगा कॉट बनेगा, तो वी कॉट डेल टू, ये चीज़ रहेगी। अब सिंस आपको पता है कि H1 एंड H2 आर परपेंडिकुलर, बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो सिंस H1 एंड H2 आर परपेंडिकुलर, H1 H2 परपेंडिकुलर है, और इनका रिजल्टेंट कौन होगा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा, एंड देयर रिजल्टेंट इज H ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। तो H आपको पता है, किसी भी वेक्टर से निकालेंगे तो H कितना होगा, अगर आप वेक्टर नोटेशन से भी निकालो, देखो H इनके बीच का, इनके बीच में 90 है, तो अंडर रूट H1 का स्क्वायर, वेक्टर खुद लगाना है यार, प्लस H2 का स्क्वायर, बड़ी बातों में छोटी बातें छोड़ देता हूँ मैं, प्लस 2H1H2 कॉस ऑफ द एंगल, एंगल इनके बीच का थीटा होता है, थीटा आज कितना है 90 है, ठीक है, थीटा 90 हो गया इनके बीच का, तो अगर थीटा 90 हो गया तो होगा क्या, कॉस 90 जीरो होगा, कॉस 90 जीरो हो गया, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो आप पे सिर्फ बचा H इज़ इक्वल टू अंडर रूट H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, और दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो H का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल होगा, तो H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें अब एब्सर्ड मैथमेटिक्स है इसमें, एब्सर्ड। तो आगे बढ़ेंगे, H की वैल्यू डालो यार, H की वैल्यू है V कॉट डेल, तो V कॉट डेल का होल स्क्वायर, H1 की वैल्यू है V कॉट डेल 1 का होल स्क्वायर, H2 की वैल्यू है मेरी V कॉट डेल 2 का होल स्क्वायर। देखो डेरिवेशन सबकी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कराते नहीं हम, कोर्स में नहीं है, तुम लोग बस कोर्स के पीछे भागते हो। V स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल 1, एंगल रिमेन सेम आपको पता है, बीच में आएगी पावर, V स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल 2, सर दोनों में स्क्वायर क्यों आए बेटा, सर्ट्स का प्रिंसिपल है, कॉमन लेके काट देना यार, V स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लेना, यहाँ से काट देना, आप पे वही रिलेशन आ गई जो हमें चाहिए थी, कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल 2, ये आपको चाहिए थी, देखो आ गई। एक आपको वो भी पता है लैटिट्यूड जैसी कोई चीज़ होती है, लैटिट्यूड एंगल, तो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, ये तो देखो आप पे आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया।